नमस्कार, दो दूनी चार में आपका स्वागत है। 2 बजे ठीक 4 रिपोर्टर अलग अलग जगहों से दिल्ली, लखनऊ और मुंबई, पटना से जुड़ते हैं और आपको देश की 4 महत्वपूर्ण खबरों से हम आप से रूबरू कराते हैं। आज जो हमारी खबर है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ी हुई है। उन्होंने कल एनडीटीवी को खास इंटरव्यू दिया और उसमें दिल्ली की जो 3 चिंताएं हैं उसको लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में चाहे पावर की डिमांड 8,000 मेगावाट को क्रॉस कर जाए या फिर 10,000 मेगावाट को क्रॉस कर जाए, दिल्ली में बिजली की कमी नहीं होगी और चाहे जो हो जाए, बिजली की जो आपूर्ति है 24 घंटे तक जारी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने 2 और गारंटियां दी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके हम ले चलते हैं आपको मुंबई, जहां पर हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित हैं और मुंबई से उस खास खबर को आपके सामने रखेंगे। मुंबई से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तहव्वुर राणा को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हो गई है। एक और जहां बीजेपी इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने सवाल खड़ा किया है कि राणा को ले आए, कुलभूषण जाधव को कब लाएंगे। और ये कहा गया कि अगर कुलभूषण जाधव को भी सरकार ले आती है तो ऐसे में मोदी और शाह के कार्यकाल को जनता 2 साल के लिए और बढ़ा देगी। आइए अब चलते हैं पंकज झा के पास। राणा सांगा को लेकर यूपी में राजनीतिक घमासान तेज है। आज अखिलेश यादव अलीगढ़ के दौरे पर थे। उनके दौरे से पहले ही क्षत्रिय सभा के कुछ नौजवानों ने उनका विरोध करने की कोशिश की। 12 तारीख को यानी कल ही आगरा में करणी क्षत्रिय सभा ने एक बड़ी पंचायत बुलाई है। इसने मांग की है कि जो समाजवादी की पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में बयान दिया था राणा सांगा को लेकर, उनकी संसद सदस्यता खत्म की जाए, उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। रामजी लाल सुमन आगरा में हैं और फिर रामजी लाल सुमन के समर्थकों ने भी कल के दिन ही शांति मार्च निकालने की घोषणा की है। एक तरीके से आगरा में कल टकराव जैसी स्थिति बनती जा रही है। आज इसी पर बात करेंगे विस्तार से। आगे खबर पटना से। धन्यवाद पंकज। और हम पटना से बात करेंगे नीतीश कुमार को लेकर छोड़े गए राजनीतिक सगुफे की। और ये सगुफा छोड़ा है पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने, जो कि बीजेपी के वरीय नेता हैं। उन्होंने मांग की है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, नीतीश कुमार को संयोजक बना देना चाहिए एनडीए का, और उन्हें बिहार से हटाकर और दिल्ली में बड़ा रोल देना चाहिए। इस पर बिहार में राजनीतिक बाजार गर्म हो गया है। विपक्षी दल जो हैं वो हमलावर हो गए हैं और जेडीयू को सूझ नहीं रहा है कि इस पूरे प्रपोजल पे, ये जो वक्तव्य आया है अश्विनी चौबे की तरफ से, इस पे कैसे रिएक्ट करें। तो इसी पे आज हम बिहार से चर्चा करेंगे। जी विकास। ये बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर। तो बात कर लेते हैं अब दिल्ली की। दिल्ली में जो गर्मी है वो अपना रंग दिखाने लगी है, पारा चढ़ने लगा है। 40 के पार पारा पिछले एक हफ्ते से लगातार है। दिल्ली में जो अधिकतम तापमान है वो पिछले हफ्ते 41 डिग्री के पार दर्ज किया गया था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है दिल्ली में बिजली की जो डिमांड है वो भी बढ़ती चली जाती है। अब तक जो डिमांड है बिजली की वो 4,500 मेगावाट को पार कर चुकी है। पिछली बार जब पीक गर्मी थी उस समय जो बिजली की डिमांड थी वो 8,500 मेगावाट तक गई थी। और ऐसी सूरत में दिल्ली सरकार को तैयारी करनी होगी, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर हमलावर है। लगातार वो बिजली मंत्री आशीष सूद को, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को घेर रहा है। लेकिन एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में रेखा गुप्ता ने कहा कि बिजली की डिमांड चाहे 10,000 मेगावाट को भी पार कर जाए, बिजली आपूर्ति की कमी नहीं होगी। बिजली की कोई कमी नहीं है और दिल्ली सरकार के पास पैसे की भी कमी नहीं है। हाँ, जो मेंटेनेंस की वजह से बिजली कुछ इलाकों में जाती है वो घोषित होती है और उससे पहले बाकायदा उपभोक्ताओं को इस बात की सूचना दी जाती है कि आज दिन में 2 घंटे या 3 घंटे मेंटेनेंस की वजह से आपके क्षेत्र में बिजली नहीं रहेगी। इसके अलावा कोई भी कटौती बिजली की नहीं की जाएगी। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सिर्फ नौटंकी है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा मुद्दा है दिल्ली में वो भी बेहद खास है और वो जुड़ा हुआ है हर घर से। लगभग दिल्ली में हर स्कूल ने इस साल, प्राइवेट स्कूलों की बात हो रही है, प्राइवेट स्कूलों ने फीस में वृद्धि की है। ये वृद्धि 10 से लेकर 15% तक है। इसको लेकर दिल्ली में तमाम स्कूलों के जो पेरेंट्स की ज्वाइंट कमेटी है उन लोगों ने प्रदर्शन किया था। पेरेंट्स की मांग थी कि जो दिल्ली में हर साल बच्चों की, छात्रों की जो फीस वृद्धि होती है उसको रोका जाए।
इसके बाद दिल्ली सरकार ने आश्वासन भी दिया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वो एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रही है और उसको कानूनी रूप पहनाया जाएगा, ताकि दिल्ली में अगर फीस बढ़ानी है तो कितनी बढ़ेगी, इसका जो सारा का सारा भार है वो केवल पेरेंट्स पे ना पड़े, बच्चों पर, भविष्य पर उसका असर ना जाए, इसकी गारंटी सीएम रेखा गुप्ता ने दी है। और ये फ्रेमवर्क जो है वो स्कूलों के मैनेजमेंट और पेरेंट्स के साथ मिलकर, पेरेंट्स की जो एसोसिएशन है उसके साथ मिलकर बनाया जाएगा। अगले साल से इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये एक और मुद्दा है, वो है यमुना की सफाई का। यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली ने इसको मुद्दा बनाया था। दिल्ली में बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाकर चुनाव भी लड़ा था और कहा था कि यमुना को निर्मल और स्वच्छ बना देंगे, लेकिन इसकी डेडलाइन क्या होगी इसकी गारंटी किसी ने भी नहीं दी। और जी हमने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि डेडलाइन देना अभी संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उनके ही कार्यकाल में यमुना स्वच्छ और निर्मल हो जाएगी। हालांकि उन्होंने ये डेडलाइन क्या होगी इससे बचने की जरूर कोशिश की। हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री जुड़े और इन तीनों मुद्दों पर सरकार किस कदर आगे बढ़ेगी, किस धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी, या कब तक इन जो कानूनी रूप पहनाना है, जिन योजनाओं को उनको पहनाने में कितना वक्त लगेगा, क्या अभी उस पर चल रहा है, ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 3 मुद्दे थे जिनको लेकर दिल्ली की चिंता थी और पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में जरूर इनको लेकर कुछ ना कुछ हुआ था। चाहे वो स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली कॉपी किताबों को लेकर स्कूलों की तरफ से किए जाने वाली जबरदस्ती, उसको लेकर आशीष सूद ने, जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री, उन्होंने एक्शन लिया था और इस जोर जबरदस्ती को रोकने के लिए कानून बना दिया गया, जिसके तहत एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, ईमेल जारी किया गया है, और अगर कोई पेरेंट शिकायत करता है कि उसके बच्चे को फोर्स किया जा रहा है महंगे दाम पर स्कूल से कॉपी किताबें खरीदने के लिए, तो उसकी शिकायत की जाएगी और बाकायदा उसका बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है और स्कूल पर कार्रवाई की जाएगी। तो इन सब मसलों पर जो है दिल्ली की जो चिंताएं थी उसको लेकर रेखा गुप्ता ने जरूर एनडीटीवी को जो बातचीत की है उसमें ये साफ करने की कोशिश की है कि इस पर दिल्ली की जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस खबर के बाद अगली खबर के लिए हम चलते हैं पटना। पटना चलते हैं जहां पर, चलिए हम आपको इससे पहले रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उनकी एक जो बयान है वो सुनवा देते हैं। बिजली आपूर्ति की दिक्कत है दिल्ली में, क्योंकि विपक्ष रोज कोई कह रहा है कि कोई हमारे यहाँ बिजली दिक्कत चली नहीं गई, है। हमारे यहाँ चली गई। एक पूर्व मंत्री ने ट्वीट किया, फोटो 4 बजे के आसपास, अंधेरा कमरा था, वो कह रहे थे आज खाना भी नहीं अब आप उनके घर में जाके बफर लगाइए कि भाई आपका मन कर रहा है आप अपनी पूरे भरे हुए घर की लाइटों में सब ऑफ करके कैंडल लगा के डिनर करना चाहेंगे, तो आप कुछ भी बोल दीजिए कि मेरे घर में लाइट नहीं है, तो क्या माना जाएगा? कोई इस बात का प्रूफ है, कोई ग्रिड का फेलियर है, कोई हमें बताए, कोई कंप्लेंट है, कोई जाकर कुछ नहीं, नोटंकी। मतलब वो लोग इतना अच्छा स्क्रिप्ट राइटर्स हैं कि मैं क्या बताऊँ विकास जी, तो इतने अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उसको, और उन लोगों को एक्टिंग इतना ज़बरदस्त आता है। मतलब आप मानिए ना, आप केजरीवाल साहब थे, मतलब अच्छे खासे शीश महल में रहने वाला व्यक्ति शर्ट कैसी पहनता था, पेन कौन सा टांगता था, चप्पल कैसी पहन, तो दे आर एक्टर्स। वो कैसा प्ले करना चाहते हैं ये तो उनके ऊपर है, परंतु कोई पावर का प्रॉब्लम इतना सा भी नहीं है। आपको गर्मी के आने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है, आपको ग्रिड साफ करवानी पड़ती है, आपको ग्रिडिंग पे काम करना पड़ता है। वो काम जो हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है, वो डिक्लेयर्ड है। अनडिक्लेयर्ड पावर कट दिल्ली में बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक जन बता दे कि अनडिक्लेयर्ड पावर कट क्या हुआ। जब पहली बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने डेडलाइन रखी कि 5 साल में यमुना को साफ कर देंगे, वो तो हो नहीं पाई। लेकिन आपकी डेडलाइन क्या है, कब तक यमुना साफ हो जाएगी, स्वच्छ और निर्मल हो जाएगी? देखिए, यमुना कोई साफ होने की कोई डेडलाइन यदि कोई देना तो वो उसका मैं मानती हूँ, एक बड़ी लंबी डेडलाइन दे दे तो फिर उस दौरान तो हो ही जाएगा, पर ये कहे कि 2 साल में, 2.5 साल में, मुझे लगता है वो गलत था कहना। मैं आज मुझे 50 दिन हुए मेरी सरकार को, हर 15 दिन में वो सारी बड़ी ड्रेन्स जो यमुना जी में जाके गिरती हैं, 22 बड़े नाले गिरते हैं, 22 बड़े नाले, जिसके कारण से यमुना दूषित होती है। रोजाना का रिव्यू 15 दिन में, खुद आज भी सुबह मैंने 5 घंटे
बारापूला से वजीराबाद से शुरू करके नजफगढ़ ड्रेन तक, आप सोचिए दिल्ली के दोनों कोने से सारी ड्रेन्स पे जाकर के खुद विजिट किया कि अब काम का स्टेटस क्या है, अगले 15 दिन में काम का स्टेटस क्या है, उससे अगले 15 दिन में क्या स्टेटस है। टाइम बाउंड तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाए, कितनी मशीनरी, कितना सिल्ट निकला, क्या है। जब तक आप काम करेंगे नहीं, रिजल्ट कैसे आएंगे। लेकिन अभी भी जो फीस का मुद्दा है, हर साल स्कूल फीस बढ़ा देते हैं। कल ही पेरेंट्स ने जमकर प्रदर्शन किया, इस पर कैसे लगाम लगेगी? क्योंकि लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ती है, लेकिन हर साल बच्चों की फीस 10% तक बढ़ जाती ये जो है। प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं, ये तो हर स्कूल चाहता है कि मेरी फीस बढ़े। वो उनके लिए कई बार स्कूल केवल शिक्षा देने के संस्थान नहीं है, उनके लिए कई बार बहुत सारे ऐसे भी स्कूल्स हैं जो इसको बिजनेस मान के काम करते हैं और वो अपना प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से चीज़ें चलती हैं, उनकी इंस्टीट्यूशन उनके प्रॉफिट मेकिंग रहते हैं। पर दिल्ली सरकार की ओर से जरा सा भी सपोर्ट इस प्रकार के किसी भी स्कूल को नहीं रहने वाला। हम तो एक फुल प्रूफ सिस्टम लाना चाहते हैं, जिसकी तैयारी अभी सरकार कर रही है, जिसमें हर नियम, फीस बढ़ने का, ना बढ़ने का, क्या उसका क्राइटेरिया होगा, और पेरेंट्स के साथ में कोई अन्याय ना हो। कोई स्कूल उसको ये धमका ना पाए कि आपने फीस नहीं दी, आप जाके बाहर खड़े हो जाइए। हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम लेके आने वाले हैं और हर स्कूल को वो मान्य होने पड़ेंगे। तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जो गारंटियां दी हैं वो एनडीटीवी को एक खास इंटरव्यू में दी हैं, लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि इन गारंटियों पर दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कितना खरा उतरती है। अगली खबर के लिए चलते हैं मुंबई, जितेंद्र दीक्षित के पास। धन्यवाद विकास। और मुंबई से मैं खबर ये दे रहा हूं कि तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के बाद महाराष्ट्र में किस तरह से राजनीति शुरू हो गई है। एक और जहां पर बीजेपी इसे अपनी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि मान रही है कि बीते 6-7 साल से एक लीगल कानूनी लड़ाई चल रही थी अमेरिका की अदालत में, उसमें जीत हासिल हुई और मुंबई को दहलाने वाले आतंकी जिसने की साजिश रची थी, ऐसा एक शख्स अब भारत आ गया है, हमारी गिरफ्त में है और उससे पूछताछ में काफ़ी कुछ जानकारी मिल सकती है। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में जो विपक्षी पार्टी है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यूबीटी जिसका नाम है, उसके मुखपत्र सामना में आज एक संपादकीय छपा है और उसमें काफ़ी तीखे शब्दों में सवाल पूछा गया है बीजेपी से कि आपने तहव्वुर राणा को ले आया और इसका जश्न मनाया जा रहा है, इसकी खुशी मनाई जा रही है, लेकिन कुलभूषण जाधव का क्या? कुलभूषण जाधव को कब लाया जाएगा? इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कुलभूषण जाधव इस वक्त किस हाल में है। तो इस जो सामना अखबार है मुखपत्र शिवसेना का, उसके कार्यकारी संपादक हैं संजय राउत, जो कि उनकी पार्टी से सांसद भी हैं। आइए सुनते हैं उनका इस मामले में क्या कहना है। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। अरे भाई, कुछ राष्ट्रहित की बातें होती है, सुरक्षा की बात होती है, गंभीरता से ले लो। तो आपने सुना संजय राउत को। कुलभूषण जाधव का जिक्र किया है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी ने। तो पहले मैं संक्षेप में आपको ये बता दूं कि ये कुलभूषण जाधव हैं कौन, जिनको नहीं मालूम है उनकी जानकारी के लिए। देखिए, ये मामला साल 2016 का है। कुलभूषण जाधव नाम के एक शख्स जो पहले भारतीय नौसेना में थे और जिन्होंने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर ईरान में जो बिजनेस कर रहे थे, उनको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अगवा कर लिया पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास से, और इसके बाद में वहाँ की मिलिट्री अदालत में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, उनके ऊपर जासूसी का आरोप लगाया गया और उस आरोप के तहत उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। इसके बाद में भारत की ओर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसको चुनौती दी गई और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस मामले में फांसी पर रोक लगा दी। वहीं दूसरी तरफ भारत का यह भी आरोप है कि पाकिस्तान की ओर से कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया जा रहा था कुलभूषण जाधव के लिए और भारत
का ये मानना है कि मिलिट्री कोर्ट के बजाय सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उसके लिए भारत की ओर से कोई वकील भेजा जाए, लेकिन पाकिस्तान सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये पूरा कुलभूषण जाधव का मामला है और इसी मुद्दे को तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद में अब उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना उठा रही है। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे मौजूद हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका 2 दूनी 4 में। आपसे ये समझना है कि तहव्वुर राणा आ गया एक बड़ी उपलब्धि है और बीते कई सालों से कानूनी लड़ाई हमारी सरकार लड़ रही थी, तो इसका स्वागत करने के बजाय इसमें भी नुक्स निकाला जा रहा है, इसमें भी खोट निकाला जा रहा है, इस उपलब्धि में इस तरह का आरोप है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि तहव्वुर राणा को जो हम भारत लाए हैं, ये बड़ी उपलब्धि है, इससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। और हमारे सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत सारी जानकारी मिलेगी, कैसे कैसे वो शामिल था, क्या क्या किया था, कौन कौन शामिल था, पाकिस्तान एक्सपोज होगा, तो बड़े खुशी की बात है। लेकिन इसमें राजनीति कौन कर रहा है? हम नहीं कर रहे, हम तो विपक्ष में बैठे हैं। बीजेपी राजनीति करना चाहती है। बीजेपी ऐसा दिखा रही है कि 2014 से पहले ये देश में न कानून था, न संविधान था, न लोकतंत्र था, जो कुछ है अब है। भारत विश्वगुरु बना है 2014 के बाद, ऐसा बीजेपी को लगता है। जबकि आप जानते हैं कि तहव्वुर राणा को 2009 के बाद से ही भारत लाने की कोशिशें जारी रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे तब भी, महा विकास आघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में तब भी, मुंबई पुलिस ने जिस प्रकार चार्जशीट बनाई थी, जिस पर इन लोगों को ढूंढा था, चाहे हेडली हो चाहे तहव्वुर राणा हो, कि हाँ इनका इन्वॉल्वमेंट था, तब जाकर धीरे 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 कोशिशें करने के बाद 2025 में आज हम कामयाब हुए हैं उसको लाने के लिए। लेकिन बीजेपी को लगता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं होते तो तहव्वुर राणा नहीं आता। आपत्ति वहाँ होती है कि भाई ऐसा क्यों, यह देश हम सबका है, पक्ष विपक्ष मिलकर जब देश की बात आती है तो देश के लिए खड़े हो जाते हैं, मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बीजेपी का एक ही कहना है कि भैया विपक्ष जो है वो गंदी राजनीति करता है, जो कुछ करते हैं हम करते हैं। तो हम उनसे सवाल पूछते हैं कि जब अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल सरकार से प्रत्यार्पण करके भारत लाया गया, तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र राज्य में थी, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल ढिंडोरा नहीं पीटा कि 93 के बम कांड का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो दाऊद के बाद अबू सलेम था उसको हम लाए, ये तो नहीं कहते। बहुत सारी चीज़ों पे अब आप सोचिए कि कसाब को हमारी सरकार, मतलब उस समय की कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ने फांसी दिलाई थी, कहीं ऐसा कुछ नहीं हम लोग करते। हम तो ये कहते हैं कि जितने भी, अब जैसे तहव्वुर राणा है, इसको एनआई ने आज ले लिया है अपने गिरफ्त में, पूछताछ करेगी, 18 दिन की रिमांड भी मिली है। इससे जितनी खुफिया जानकारी लेनी है, लेने के बाद इसको सरेआम फांसी दे देना चाहिए, जो एक प्रक्रिया है हमारी। मतलब कांग्रेस की सरकार के समय अफजल गुरु को फांसी हुई, कांग्रेस की सरकार के अंतर्गत ही कसाब को फांसी हुई, लेकिन कभी कांग्रेस ने राजनीतिकरण करने का काम नहीं किया। लेकिन बीजेपी हर चीज़ में, अगर बीजेपी को लगता है कि वो विदेश में छुपे हुए आतंकवादियों को या सरगना को या कुख्यात माफियाओं को पकड़ कर लाती है, तो आप बताइए, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, इन पे भी करोड़ों रुपए लेकर भागने का आरोप है, इनको पकड़ कर नहीं ला पा रही। कुलभूषण जाधव जी पिछले 2016 से जेल में बंद हैं। सरकारें कोशिश करनी चाहिए जिस प्रकार की नहीं कर पा रही। हाँ, यहीं पर मेरा सवाल है। देखिए, ये बात सही है कि 2009 में मामला दर्ज किया गया तहव्वुर राणा के खिलाफ और ये प्रक्रिया तब से शुरू हो गई। जो कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसकी ओर से भी प्रयास जारी थे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुलभूषण जाधव की तहव्वुर राणा से तुलना कितना सही है? देखिए, तहव्वुर राणा एक आतंकी था जिसने मुंबई को दहलाया और वो एक ऐसी कंट्री में था जिसके कि इंडिया के साथ में फ्रेंडली रिलेशन है। दूसरी तरफ कुलभूषण जाधव हमारा एक पूर्व नौसैनिक है जो कि पाकिस्तान की जेल में फंसा हुआ है, वो कोई आतंकी नहीं। दोनों के मामले बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इन दोनों की तुलना क्यों की जा रही है और दोनों को जोड़ा क्यों जा रहा है? वही समझाना चाह रहा हूँ कि दोनों को जोड़ने का प्रश्न नहीं है, दोनों ही इंसान हैं। एक तहव्वुर राणा है, वो आतंकवादी है, एक कुलभूषण जाधव जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको जबरदस्ती पाकिस्तान ने जेल में रखा है। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर तहव्वुर राणा एक आतंकवादी, उसको आप पकड़ कर लाए हैं, उसको सजा तो हमारी सरकार देगी। लेकिन आप जिस प्रकार ये कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो तहव्वुर राणा को नहीं लाया जा सकता, ये कौन सी बात हो गई भाई? हमने तो उदाहरण देने का काम किया है कि तहव्वुर राणा एक अपराधी है, उसको आप लाए हैं, अच्छी बात है, स्वागत है, उससे बहुत सारी चीज़ें हमें जानने मिलेंगी, हमारी सरकार की जो खुफिया एजेंसी है उनको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और दूसरी बात, जो हमारे कुलभूषण जाधव हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, अगर उनको भी हम छुड़ा कर लाते हैं तो ये देश के लिए भी बड़ी जीत की बात होगी। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसका ढिंडोरा न पीटा जाए, इसका राजनीति न किया जाए, हमने सिर्फ उदाहरण दिया है, बाकी हमारा मनसा नहीं। देखिए, तहव्वुर राणा की वजह से 166 लोगों की जिंदगियाँ चली गई, 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए,
मुंबई की अस्मिता, मुंबई की सभ्यता पर उसने हमला करवाया, वो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। हम तो ये चाहते हैं कि हाफिज सईद को भी पकड़ कर लाया जाए, हम तो ये भी चाहते हैं कि डेविड हेडली को भी पकड़ कर लाया देखिए जाए। कुलभूषण जाधव की बात की और उसको लाने की बात सवाल उठा रहे हैं, तो एक तरफ बीजेपी की ओर से ये भी तर्क दिया जा सकता है कि आज कुलभूषण जाधव जिंदा है तो वो इस सरकार की वजह से ही है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसी सरकार ने, भारत सरकार ने अपील की, नहीं तो पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने तो उनको फांसी की सजा सुना दी थी। लेकिन वो फांसी की सजा रुकी इस वजह से क्योंकि हमारी सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया और वहां से स्टे मिला। अब यही आप आ गए एकदम सही जगह पर। हम यही कह रहे हैं कि एक राजनीतिक और कूटनीतिक प्रक्रिया है, दो देशों के बीच में कोई भी सरकार रहेगी तो ऐसे ही कदम उठाएगी। अगर आज डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब होते तो भी तौर राणा को लाया जाता, आज नरेंद्र मोदी जी हैं तो भी तौर राणा को लाया गया। हम यही समझाना चाह रहे हैं बीजेपी और सरकार को कि जब बात देश की होती है, बात जब हमारे प्रतीक की अस्मिता की होती है, तो उसमें आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये उदाहरण उसी प्रकार है जैसे रेल की पटरी बिछाया अगर कांग्रेस ने है और इंजन चलाया बीजेपी ने है, तो दोनों को उसमें एक प्रकार से तारीफ होनी चाहिए। ये ना हो कि इंजन हमने चलाया लेकिन रेल की पटरी तो जिसने बिछाया था उसकी कोई तारीफ ही नहीं हो रही है। हम यही कह रहे हैं कि अगर तौर राणा आज लाया गया है तो इसमें पिछली सरकारों का भी योगदान है, इस सरकार का भी योगदान है, और कुलभूषण जाधव को भी रिहा करके लाना चाहिए, और जो आतंकवादी बाहर घूम रहे हैं खुलेआम उनको भी हमारे देश में लाकर सजा देने का काम। आज भी दाऊद नहीं आ पाया, आप बताइए ना, आनंद जी हमारे पास थोड़ा समय सीमित है। जो बात रखी है आनंद दुबे जी ने, उनका कहना है कि तहव्वुर राणा को जिस तरह से लाया गया बाकी के आतंकियों को भी लाना चाहिए। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। अब आगे चलते हैं पंकज झा के पास और जानते हैं उनके पास क्या खबर है। जिस तहव्वुर राणा का जिक्र हो रहा था, आज उसी के पोस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में वाराणसी में भी लगे, जहां ये कहा गया कि सबका होगा हिसाब, सब होंगे बेनकाब, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फोटो लगी थी। यानी इस पर तो राजनीति होगी, लेकिन यूपी में इन दिनों राजनीति का चलन थोड़ा सा बदला हुआ है। इतिहास के पन्नों से किरदारों को निकालकर अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से पॉलिटिक्स की जा रही है। ताज़ा विवाद है राणा सांगा का। आप जानते हैं 21 तारीख को यानी 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने इस पर विवादित बयान दिया था और उनके इस बयान को संसद की कार्रवाई से निकाल दिया गया। उसके बाद 26 तारीख को करणी सेना के लोग आगरा में गए, उनके घर पर जमकर तोड़फोड़ हुई और उसके बाद यूपी के अलग अलग शहरों में लगातार छतरी पंचायतें हो रही है। कल है बड़ा दिन, यानी 12 अप्रैल आगरा में छतरी करणी सेना ने एक बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। 5 उनकी बड़ी डिमांड है कि रामजी लाल सुमन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो, उनकी संसद सदस्यता खत्म हो, मांग की गई है कि उनकी अवैध संपत्तियों की जांच हो, करणी सेना के जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था मारपीट तोड़फोड़ करने का, वो मुकदमे वापस हो, और उसके लिए भीड़ जुटाई जा रही है। मैं जब बात कर रहा हूं आपसे, उससे थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अलीगढ़ गए थे। वहां भी क्षत्रिय महासभा के लोगों ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करने की कोशिश की। यानी दोनों तरफ से पॉलिटिक्स हाई पर चल रहा है। समाजवादी पार्टी की कोशिश इसी बहाने अपने पीडीए के एजेंडे को बढ़ाना है। वो अपने दलित सांसद के पीछे पार्टी मजबूती से खड़ी है। उसे लग रहा है कि ठाकुर बनाम दलित होने में उसे वोटों का फायदा होगा। कोशिश बीजेपी की तरफ से है कि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश है। लेकिन जिस तरीके से राजनीति में तोड़फोड़, सड़क पर हंगामा हो रहा है, वो एक तरीके से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली बात भी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद भी हैं। चांद साहब, आज तो अखिलेश यादव का वहाँ विरोध भी हुआ। अगर इसी तरीके से ना आप झुकने को तैयार ना वो झुकने को तैयार, तो क्या मारपीट तोड़फोड़ यही सब चलता रहेगा यूपी में? वो कौन? भाई मैं तो क्षत्रिय महासभा के लोग थे वहाँ। मैं तो कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन है, उनसे जुड़े हुए लोग हैं। लखनऊ के 1090 चौराहे पे जो प्रदर्शन लोग कर रहे थे वो कौन पदाधिकारी थे? वो कुछ संगठन के पदाधिकारी थे। बीजेपी के किसी नेता का फोटो और वीडियो तो आया नहीं उसमें? अगर एक व्यक्ति की आप सदस्यता चेक कर लीजिए तो ये वही लोग हैं जो मिस कॉल से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हुए लोग हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो क्षत्रिय महासभा के लोग हों और चाहे वो करणी सेना के लोग हों, जो लोग लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे थे वो कौन लोग हैं? एक व्यक्ति उसमें भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेना चाहती, लेकिन समाजवादी पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती कि हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, इतिहास पुरुषों का सम्मान करते हैं। सम्मान करते तो संसद में जानबूझ के कहा गया था, आप लोगों का एजेंडा था? नहीं, ऐसे मुंह से संसद जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम उनके उस बयान के साथ नहीं हैं, हम उनका सम्मान करते हैं,
तो इस बात को समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन समाप्त आप ये मानते हैं कि रामजी लाल सुमन से गलती हुई? नहीं, देखिए वो जो कहना चाहते थे उनका कहने का भाव वो नहीं था जिस भाव को भारतीय जनता पार्टी ने लिया। तो समाजवादी पार्टी हमेशा इस बात को कहती है कि हम राणा सांगा जी का सम्मान करते हैं, और जब ये बात वैसी ही होगी। पूर्वांचल में कहते हैं कि पंचायत की बात मानी, खूटा लेकिन मैं चौराहे पे गाड़ूंगा। भाई अगर लगता है गलती हो गई तो माफी मांग लीजिए, नहीं, क्या जाता है? जब संसद की कार्रवाई से वो बयान हटा दिया गया, मतलब गलत था ना। मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए संसद में तो गाली गलौज भी होती है और उसका समर्थन मैं तो उत्तर प्रदेश की भी बात करता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में कठमुल्ला बोला जाता है, विधानसभा अध्यक्ष जी मुस्कुराते हैं। ये तो दूसरी, मैं तो उस बात पे आता हूँ कि अगर उसने किया तो हम भी ऐसा करेंगे। नहीं, हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो विधानसभा में भी कुछ नहीं किया। हम समाजवादी लोग तो अभी जवाब दे ही नहीं रहे। अगर हमारे नेता इस बात को कह दे कि हमें जवाब देना है, जिस बात के लिए नेता हमारे रोके हुए हैं, तो क्या ये जो लोग हंगामा कर रहे हैं हंगामा कर सकते हैं? आपको लगता है समाजवादी इतने कमजोर हैं कि आप हमारे नेता को काले झंडे दिखाएंगे, हमारे नेता का विरोध करेंगे, हम खामोश रहेंगे? अभी राज शेखावत जो छतरी करनी सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन अभी आगरा में हैं और कहा कि हम उनको तोड़फोड़ करेंगे। आप भी वही बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का विरोध होगा तो हम भी अपने पे आएंगे। तो क्या यही मारपीट तोड़फोड़ चलती रहेगी? हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम मारपीट करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे नेता के खिलाफ आंदोलन करेगा, लोकतांत्रिक तरीके से सबको अधिकार है, आप करिए। आपको लोकतंत्र अधिकार दिया है, संविधान है, कानून है। आपको कोई किसी बात से सहमति नहीं है, आप जाइए, न्यायपालिका के दरवाजे भी खुले हुए। आपके सांसद इस पर माफी नहीं मांगेंगे ना पार्टी नहीं, हमारे सांसद ने का जो भाव था वो बिल्कुल किसी को अपमानित करने का नहीं था। उनके घर में तोड़फोड़ की गई और केवल इसलिए की गई क्योंकि वो दलित सांसद हैं। जो दूसरे लोग हैं, आप लोग दलित कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, खेल क्यों रहे हैं? मैं तो पूछना चाहता हूँ, इससे पहले भी बहुत से विवाद हुए, जो लोग मजबूत हैं उनसे भी विवाद हुए। क्या उस पर कोई सवाल उठाया? ये यूपी की राजनीति में जातियों का हिसाब किताब बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हमारे सहयोगी रणवीर वहाँ पहुंचे हुए हैं आगरा में। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर आगरा में अभी का क्या माहौल है, क्योंकि हमने देखा पुलिस की तैयारी कि 3000 लाठियाँ, हेलमेट, पता नहीं क्या क्या, ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध का मैदान होने वाला है 12 अप्रैल को। रणवीर, वहाँ क्या है? देखिए, इस वक्त मैं रामजी लाल सुमन के घर पर हूं और तस्वीरें देखिए, एक बैरिकेड इधर है और एक बैरिकेड उधर है, और इस दोनों बैरिकेड्स के बीच पे रामजी लाल सुमन का घर है, जहां आप देखिए कि 3 पुलिसकर्मी यहां हैं, 4-5 यहां दिख रहे हैं। मेन रोड पे भी बहुत सारे पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं। जो भी लोग आ रहे हैं उनको यहाँ अपना नाम लिखवाना होता है, वो नाम लिखाते हैं, उसके बाद फिर परमिशन ली जाती है और तभी अंदर दिया जाने जा रहा है। ये देखिए, ये घर है जहाँ सामने मेटल डिटेक्टर भी लगा हुआ है। तो यहाँ एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। फिर से वो दुर्घटना ना हो जो करनी सेना के लोगों ने कुछ दिन पहले आगरा में की थी, जब तोड़फोड़ हुआ था इसी जगह पर, तो ये ना हो सके, इसको लेकर के एहतियात बरते गए हैं। और कल वैसे भी हमने देखा था तस्वीरों में कि पुलिस के लोग किस तरह से यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं। कल राणा सांगा जयंती पर जो कार्यक्रम है उसके पहले यहाँ पूरा एक मॉक ड्रिल हुआ है, पुलिस ने अपनी लाठियाँ मंगाई हैं, तस्वीरें हमने देखी थी। तो यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अभी जब हम भी आए हैं तो हमारी भी गाड़ियों को रोक करके पूछा गया कहाँ जाना है, किससे मिलना है। तो इस तरह के तमाम एहतियात किए गए हैं, लेकिन फिलहाल हाँ, रणवीर, एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या कल आमने सामने के टकराव जैसी स्थिति भी बन सकती है क्या? देखिए, इसको लेकर के पूरी आशंका जताई जा रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हम शांतिपूर्वक यहाँ पर करनी सेना का विरोध जताएंगे, और करनी सेना के लोग जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि कोई नाक काटने की बात कर रहा है, कोई हाथ काटने की बात कर रहा है, इसको लेकर के आगरा पुलिस सतर्क है कि कोई स्थिति ना हो। हालांकि आपको बता दें कि ये जो घर है ये संजय प्लेस इलाका है। यहाँ ऊपर आप देखिए संजय प्लेस, यहाँ पर इनका घर है, और जहाँ पे कार्यक्रम है वो एक्सप्रेसवे के नज़दीक है, यानी लगभग 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर अभी फ़िलहाल सेंसिटिविटी बनी हुई है, और इसी वजह से पुलिस बहुत अलर्ट मोड में है। तैयारियाँ शुरू हो गई हैं कि कल का जो कार्यक्रम है, क्योंकि करनी सेना कह रही है कि जब तक रामजी लाल सुमन माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक वो ईंट से ईंट बजा देंगे। इस तरह की बयानबाजी करनी सेना की तरफ से की गई है। तो एक हंगामा हो चुका है, फिर से ना हो इसके लिए बंदोबस्त किए गए हैं। कल का दिन बड़ा होगा। एक तरीके से जाति और मजहब की। रणवीर, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं पटना, वहां से आगे की खबरों के लिए। धन्यवाद पंकज। इससे पहले कि हम राजनीतिक चर्चा करें, पहले एक बड़ी खबर जो आ रही है बिहार से वो बताऊं आपको, और वो खबर है पटना से, जहां पे अभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे, कन्हैया कुमार के सपोर्टर्स के ऊपर में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन की बौछार की है। और ये घटना हुई है पटना के बोरिंग रोड राजापुर इलाके में, जहां पर कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो हैं
वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का आवास घेरने का कार्यक्रम उन्होंने रखा था, और वो जब आवास की ओर मार्च कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें बोरिंग रोड राजापुर इलाके में रोका, और उसके बाद जब उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन का प्रयोग किया। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये पटना के बोरिंग रोड इलाके की घटना है। उसमें कुछ कार्यकर्ता बताया जा रहा है कि घायल भी हुए हैं, और उसके बाद कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसकी पूरी जानकारी आधिकारिक रूप से अभी मिली नहीं है, लेकिन ये अभी अभी की घटना है पटना के बोरिंग रोड इलाके में। और हम जब भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अभी भगदड़ की स्थिति मची हुई है। बड़ी संख्या में एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वहाँ मौजूद थे। मुख्यमंत्री आवास को घेरने का कार्यक्रम था, और उसी को पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, पुलिस को लाठी चलाना पड़ा और वाटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा। तो ये कांग्रेस का कार्यक्रम था जिसे पटना पुलिस ने विफल कर दिया, कुछ लोगों को हिरासत में ले गया है। अब हम बात करते हैं उस राजनीतिक भूचाल की जो बिहार में आया हुआ है। वो राजनीतिक भूचाल है अश्वनी चौबे, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एक बड़े कद्दावर नेता हैं बीजेपी के। उनके बयान को लेकर उन्होंने परसों पटना में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को एनडीए का नेशनल कोऑर्डिनेटर बना देना चाहिए, यानी कि दिल्ली में एक बड़ा ओहदा देना चाहिए। और साथ ही उससे बड़ी बात उन्होंने कही कि नीतीश कुमार जो हैं वो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें उप प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट ऑफर करना चाहिए। और ये ऐसा वक्तव्य जब अश्वनी चौबे जैसे नेता के पास से आता है, जो कि बड़े कद्दावर नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, काफ़ी सालों तक केंद्र में काम किया है, और एक तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जो अभी सेटअप है उसके काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो उसके बाद राजनीतिक भूचाल आना स्वाभाविक था। जहाँ तक जेडीयू की बात है, जेडीयू इस पे कैसी प्रतिक्रिया दे वो अभी तक समझ नहीं पा रही है। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी जो है वो इस पे अलग अलग तरीके से वक्तव्य दे रही है, और कायदे से आप देखें तो इसका पूरा मजा लेने की कोशिश कर रही है। तो पहले आपको अश्वनी चौबे का वो वक्तव्य सुनाते हैं, और उसके बाद हम फिर अपने मेहमान के पास जाएंगे। रवि उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पटना के, और उनकी बिहार की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस पर काफ़ी अच्छी पकड़ है, बहुत सालों से यहाँ पर रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं। तो पहले अश्वनी चौबे का वो वक्तव्य सुनिए जिसने ये पूरा बखेड़ा खड़ा किया है। बिहार में ये राम लक्ष्मण की जोड़ी हमारे नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री 20 साल से मुख्यमंत्री है, मामूली बात नहीं है। उनके लिए मुख्यमंत्री अब कोई बड़ी चीज नहीं, वो एक हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री से उनका ओहदा बड़ा हो गया। और ये एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरे देश को दिशा देने के लिए खड़ी है। और बिहार में आसन्न चुनाव में जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी, ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। तो आपने सुना कि ये जो वक्तव्य था अश्वनी चौबे जी का, इस वक्तव्य ने कितना बखेड़ा खड़ा किया हुआ है बिहार की राजनीति में। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ रवि उपाध्याय जी मौजूद हैं, वरीय पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं ये। रवि जी, पहले तो ये बताइए कि ये जो वक्तव्य आया है ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। अश्वनी चौबे लगभग 10 से 15 साल केंद्र में मंत्री रहे हैं, काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं और आरएसएस और बीजेपी दोनों की जो टॉप हायरार्की है उसके काफ़ी क्लोज माने जाते हैं, उसके काफ़ी नज़दीकी हैं ये। आप एक पत्रकार के रूप में या बिहार के एक नागरिक के रूप में इस पूरे वक्तव्य को कितना सीरियसली लेते हैं? देखिए, अश्वनी चौबे निश्चित रूप से नीतीश कुमार के कैबिनेट में भी मंत्री रहे हैं बिहार में, लेकिन उसके बाद में आप देखिए कि इस समय जो समय है उनका जो बयान आया है कि नीतीश कुमार को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दीजिए एनडीए का,
उनको डिप्टी पीएम बना दीजिए, तो यह समय माकूल नहीं है, यह समय उचित नहीं है, क्योंकि अभी सर पे आपके माथे पर चुनाव है बिहार विधानसभा का, और ऐसे में यही कयासबाजी हो रही है कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं साइड ट्रैक करने की कवायद है, उनको इस तरीके से ओहदे से नवाज करके या उनको डिप्टी पीएम की तरह से बात करके उनको, और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद वह फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। यही पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है और इसी बात को डिकोड करने की जरूरत है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो ट्रिपल सी, हम बार बार कहते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया है। और हाल के दिनों में आपने देखा कि जो उनके मन मिजाज और उनके पार्टी के मन मिजाज के बावजूद कुछ तरीके से जो कवायद हुई, उससे कहीं ना कहीं आहत तो है जेडीयू। और जेडीयू इतना ही नहीं, जेडीयू का जो संख्या बल जो बिहार विधानसभा में जो घट करके 42-43 पर चला आया, उससे भी कहीं जेडीयू उसको भी बढ़ाना चाह रही है। और उसी बढ़ाने की कवायद में देखिए कुछ न कुछ आपको कुछ नया खेल बिहार में दिखाई पड़ता हुआ। जी, तो यही बिल्कुल ऐसा ही, देखिए ऐसा ही वक्तव्य जो है कल हमारी बातचीत हो रही थी एनडीटीवी की प्रशांत किशोर जी से, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार का ये अंतिम 6 महीना है, इसके बाद ये मुख्यमंत्री नहीं बनते आ रहे हैं। यही बात लगातार जो है वो कांग्रेस और आरजेडी ये लगातार ये बात कहती आ रही है। आपको लगता है कि जब एक बीजेपी के बड़े नेता इस तरह की बात करते हैं तो क्या ये खुद अपनी ज़मीन तलाशने की अश्विनी चौबे कोशिश कर रहे हैं, या इसका कोई राजनीतिक मतलब भी है? और इस तरह के जब वक्तव्य उनके पास से आ रहे हैं तो क्या इसमें सहमति है बीजेपी टॉप ब्रास की, बीजेपी की जो आला कमान है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या उनकी सहमति से ऐसे वक्तव्य आ रहे हैं कि या अश्विनी चौबे खुद अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और उसी क्रम में ये ऐसे वक्तव्य देते जा रहे हैं? देखिए, अश्विनी चौबे का यह अपना व्यक्तिगत बयान होगा, मैंने हमको जहां तक समझ पा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके का जो टॉप लीडरशिप की बात होती है तो वह कतई नहीं कहेगा कि नीतीश कुमार को भी एनडीए का कोऑर्डिनेटर बना दिया जाए, कन्वेनर बना दिया जाए और डिप्टी पीएम बना दिया जाए, तो इस तरीके की बात नहीं हो। हाँ, निश्चित रूप से अश्विनी कुमार चौबे जिस तरीके से आप देख रहे हैं उनको बेटिकट कर दिया गया, तो अब जो इस बार का जो विधानसभा का जो आम चुनाव होगा बिहार में, उसमें वह लड़ेंगे या उनके पुत्र लड़ेंगे, यही देखने और समझने वाली बात है। इसी की तलाश में वह लगे हुए हैं। जहां तक हम देख और समझ पा रहे हैं यही होता हुआ कुछ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि देखिए निश्चित रूप से आप थोड़ा सा पीछे चलिएगा प्रभाकर जी, तो एक बात हम लोग समझ पाएंगे कि इंडिया अलायंस भी जब बना था उस समय भी नीतीश कुमार को की पार्टी की ओर से बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि उनको भी कन्वेनर इंडिया अलायंस में बनाया जाए, और नहीं बनने पर कितना मुंह फुलवल हुआ था, आप सबके सामने यह नतीजा है। तो ये जो है सो अश्विनी चौबे का यह किसी बड़े नेता का बयान नहीं है। और देखिए, निश्चित रूप से अश्विनी चौबे के बयान के बाद से बिहार एनडीए में जो है सो अजीबोगरीब स्थिति सी बन गई है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे इसमें कन्वेयर नहीं बनाने पर आप सही बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार काफी खासे नाराज हुए थे और माना जा रहा है कि उसी के चलते उन्होंने बीजेपी का साथ भी छोड़ा था। हालांकि नीतीश कुमार की जो स्थिति है उसके ऊपर में लगातार वक्तव्य आते रहते हैं, चाहे वो आरजेडी के तेजस्वी यादव हों या कांग्रेस के नेता हों। और प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के मुखिया हैं, और आज उन्होंने एक बड़ी रैली भी आयोजित की है पटना के गांधी मैदान में। उन्होंने भी कल जब एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उस पर उन्होंने इस बारे में क्या बोला है, पहले वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं और उसके बाद फिर आगे चर्चा जारी रखेंगे। ये जो एनडीए की सरकार है, आपको लगता है कि इसके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है और इसका फ़ायदा आप लेने के लिए वेल पोजीशन्ड है? ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी है। मैं एक ही बात कहूँगा कि लोग बिहार में नीतीश कुमार के राजनीतिक, शारीरिक और मानसिक जो डिक्लाइन हुआ है उसको लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं फिर आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 3 महीने कोविड में जो मिसमैनेजमेंट हुआ गवर्नेंस फ्रंट में, उसका नतीजा है कि नीतीश और भाजपा मिलकर 115 सीट ही जीत पाए, जबकि जब उनके गवर्नेंस की चर्चा थी तो 206 सीट जीते थे। तो बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी नीचे है, और जो भी जदयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ भाजपा लड़ेगा, इनको बहुत बड़ा खामियाजा नीचे भुगतना पड़ेगा। आप लिख कर रख लीजिए, जदयू को 25 सीट भी नहीं आने वाला है, और किसी भी हालत में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको प्रशांत किशोर होने की ज़रूरत नहीं है, कोई सेफोलॉजिस्ट होने की, ज्ञाता होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी नहीं। इतना एंटी इनकम्बेंसी है, इतना लोग त्रस्त हैं। अगर गलती से 1% बहस के लिए मान भी लीजिए कि एनडीए की सरकार बन रही है, उसमें भी
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो भाजपा ही अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र में किया। तो नीतीश कुमार का ये अंतिम ईयर है। नीतीश कुमार के अंतिम अब कुछ महीने रह गए, अब ईयर तो बचा नहीं, 6 महीने बच गए हैं। 6 महीने नीतीश कुमार और उनके जितने इर्द गिर्द के शागिर्द हैं अपना वो समय बिता लें, जितना बिहार को लूटना है लूट लें। 6 महीने का समय है, नवंबर में बिहार में आपको नया मुख्यमंत्री दिखेगा। जी, तो आपने सुना प्रशांत किशोर को, वो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार का ये अंतिम 6 महीना है और किसी भी सूरत में भाजपा उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी। और उन्होंने एक और गंभीर आरोप लगाया रवि जी, उन्होंने आरोप ये लगाया कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और अभी जो सरकार चल रही है उसे चंद ऑफिसर और चंद जो नेता हैं नीतीश कुमार के करीबी वो चला रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की चर्चा जो है लगातार विपक्ष के और भी नेता करते रहते हैं कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं, अगर ऐसी स्थिति है रवि जी, तो फिर किस बिना पे बीजेपी के एक बड़े नेता जो है वो ऐसा दावा करते हैं कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए? तो आपको लगता है कि ये पूरा का पूरा जो है अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है, ये पूरा जो वक्तव्य है? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, प्रशांत किशोर विपक्ष की पार्टी में है और यही प्रशांत किशोर, आप याद करिए, कभी नंबर 2 का ओहदा रखते थे नीतीश कुमार की पार्टी में, नीतीश कुमार के साथ रहे थे, जन सुराज के भी संस्थापक हैं और निश्चित रूप से बिहार बदलाव की रैली कर रहे हैं, तो वो टारगेट करेंगे नीतीश कुमार को। लेकिन नीतीश कुमार का देखिए, हम शुरू से कहे, नीतीश कुमार की अलग यूएसपी है, उनके काम करने की शैली अलग है, वह काम करते हैं और वह धरातल पर उनका, नीतीश कुमार का काम बोलता है, नीतीश कुमार नहीं बोलते, नीतीश कुमार का काम बोलता है। निश्चित रूप से इन दिनों जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा है और जो तमाम लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के यह चिंता है, लेकिन इतनी भी स्वास्थ्य नहीं है कि उनको कोई ग्रैब करके कोई उनसे काम करवा ले, यह भी नहीं हो सकता। नहीं तो हाँ, यह अब जैसे कुछ मुद्दे हैं जो कि कहीं ना कहीं आम आवाम से जुड़ते हुए मुद्दे पर आप देखिएगा कि अभी जो वक्त संशोधन विधेयक पर थोड़ी सी चर्चा कुरकुरी हुई, लेकिन उसको भी नीतीश कुमार जान रहे हैं कि हमको हमारे साथ में 2020 में क्या किया गया, विधानसभा के चुनाव में जितने हमने टिकट दिया तो वो नहीं जीत करके आया। तो यह भी कहीं ना कहीं आप नीतीश कुमार अब 42-44 सीट पर विधानसभा में सिमट करके नहीं रहने वाले वो व्यक्ति हैं और जिस तरीके से उनका मिजाज काम करने का है और वह चाहते हैं कि इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में जो ग्राफ है उनकी पार्टी का 42-44 न होकर के जो पहले उनकी पार्टी हुआ करती थी उसी रेशियो में विधानसभा में जाए, सो दैट की एक अच्छा इमेज भी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी राजनेता जो है, कोई भी राजनीतिक दल वो यही चाहता है कि उसका ग्राफ बढ़े। तो नीतीश कुमार अगर ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, उसकी पूरी कोशिश होगी। लेकिन लगातार चर्चा जो है उनके स्वास्थ्य को लेकर है और उसको पूरे राजनीतिक बाजार को बिहार के गर्म कर दिया अश्विनी चौबे ने। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी हमसे बात करने के लिए। तो आज जो है बिहार से यही चर्चा थी, विकास और ये जो राजनीतिक बाजार गर्म हुआ है बिहार से, और उसके बाद कल किसी दूसरे मुद्दे पर फिर आपसे बात होगी। विकास बिल्कुल, देखिए चुनाव है और बिहार में सबसे ज्यादा राजनीतिक संभावनाएं भी है, इसलिए प्रभाकर के जरिए बिहार पर हम पैनी नजर भी रखेंगे। लेकिन 2 दूनी 4 में आज इतना ही। दिल्ली, मुंबई, पटना और लखनऊ से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।